से शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स के बारे में कि उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट की थी रिलेटेड विद द एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ओरिएंटेशंस के बारे में कि जो ब्रिटिशर्स थे उनमें से फ्यू ऑफ देम दे आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अबाउट द ईस्ट। भले वो वेस्ट से बिलोंग करते थे लेकिन उन्होंने इंडियंस की लिटरेचर को, इंडियंस की हिस्ट्री जो थी उनको स्टडी किया, उनके बारे में, उसके बाद उनको ट्रांसलेट किया सो दैट द कॉमन पीपल्स जो है वो ईजिली उसको स्टडी कर सके, उसके बारे में वो जान पाए। तो इसी तरह से इसमें इंटरेस्ट जो थी उनकी, साथ साथ ब्रिटिशर्स दे कैन ऑल्सो केम टू नो अबाउट इंडियंस कल्चर, इंडियंस एजुकेशन सिस्टम एंड इवन द लोकल पीपल दे ऑल्सो केम टू नो, जो मोस्टली वो इसे भूल चुके थे। तो इससे बेनिफिट दोनों को हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक रिपोर्ट ऑफ विलियम्स एडम्स के बारे में। इन 1830s विलियम्स एडम्स स्कॉटिश मिशनरीज थे जो अपने मोस्टली जो मिशनरीज होते हैं जो अपने रिलीजियस के मैटर्स पे स्टडी करते हैं, उनके बारे में उनको प्रीच करना होता है, तो धर्म से रिलेटेड होता है। तो ये स्कॉटिश थे, ब्रिटिश, और इन्होंने पूरी की पूरी बंगाल और बिहार को टूर किया था। पूरी दैट वाज द डिस्ट्रिक्ट, जितने सारे बंगाल एंड बिहार के थे उन्होंने उनको टूर किया, घूमा, पूरा आसपास एरिया देखा, उसके ऊपर सर्वे किया कि किस तरह से लोग जो है एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे कैसा है। ही हैज़ बीन आस्क्ड बाय द कंपनी, इवन उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने उनको क्या बताया कि उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है किसके बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है प्रोग्रेस की, किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है इन वर्नाकुलर स्कूल्स। तो वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, ठीक है ना। तो वर्नाकुलर मीन्स लोकल स्कूल्स के अंदर। आप वापस देखोगे कहीं ना वर्नाकुलर टर्म यूज़ करता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वर्नाकुलर मीन्स हो गया दैट वाज लोकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो लोकल लैंग्वेज हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल है तो डैट मीन्स वर्नाकुलर मीन्स लोकल। तो यहाँ पे लोकल स्कूल्स जितने सारे, उसमें एजुकेशन सिस्टम किस तरह से और किस तरह से दे आर मूविंग इन प्रोग्रेस, कैसे प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उनका मेन इंटेंशन क्या था, दैट दे वांटेड टू टीच द इंडियंस, उनको वो ब्रिटिश दैट वाज इंग्लिश लैंग्वेज, उनको वो चाहते थे कि उनकी कल्चर्स में दे स्टार्टेड इंग्लिश उनसे, ताकि वो उनको यूज़ कर सके उन लोगों को, ताकि वो उनको जॉब दे सके एंड द इंडियंस कैन ईजिली बी विथ फ्यू अमाउंट्स, थोड़ा बहुत पैसे से वो जॉब ईजिली कर सकते हैं। नहीं तो उनको अपने लोगों को अगर हायर करना पड़ेगा, जॉब्स में रखना पड़ेगा, तो दे हैव टू पे बिग अमाउंट ऑफ मनी एज अ सैलरी। तो ये एक उनका एक इंटेंशन था। फिर जब एडम्स रिपोर्ट्स जो प्रोड्यूस किया इन इंटरेस्टिंग जो था इज़ इंटरेस्टिंग, तो जो बाद में उन्होंने सर्वे किया, टूर किया, फिर एडम ने जो रिपोर्ट सबमिट की, कहा गया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि दे वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। तो जब उन्होंने पूरा टूर किया बंगाल और बिहार को, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर दोनों ही स्टेट में मोर देन 1 लाख ऑफ पाठशाला है। तो इतने सारे पाठशालाज हैं एंड दे वर स्मॉल इंस्टीट्यूट्स, इसके साथ साथ स्मॉल इंस्टीट्यूट्स भी है विथ नो मोर 20 स्टूडेंट्स ईच, और उसमें 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं है। साथ साथ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बीइंग टॉट इन दिस पाठशाला वाज कंसिडर्ड ओवर 20 लाख, और जो पाठशाला थी 1 लाख बोला गया, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे थे, 20 लाख स्टूडेंट्स दे बीइंग टॉट। तो इस तरह से इतने सारे बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे थे। फिर उसके साथ institutes were also set by wealthy people or the local communities at that time. They were started by teachers. तो ये जो इंस्टीट्यूट उन्होंने जो सेटअप खोला गया था, ये इसी कौन पढ़ाते थे और किसने बनाया, तो मेनली जो वेल्दियर पीपल होते थे, पैसे वाले, है ना, लोकल कम्युनिटीज़, उन्होंने उनको सेटअप किया, उनको बना के दिया। और उसके साथ साथ ये पाठशाला जो था वह स्टार्टेड बाय अ गुरु, तो उसको पढ़ाने के लिए दे नीड टीचर्स। तो इसी तरह से टीचर्स के थ्रू ये शुरुआत किया गया। तो इसी तरह से ये इंस्टीट्यूट जो थे मेनली किसने सेटअप किया था, वेल्दियर पीपल्स ने किया था, लोकल कम्युनिटीज़ ने किया था एंड दे हैड स्टार्टेड, एंड दैट इंस्टीट्यूट से जो शुरुआत हुई विथ टीचर्स ने शुरुआत किया उनके बच्चों को पढ़ाना, तो उनके गुरु के नाम से कहा जाता था।
द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल ऑन दैट टाइम। वो पूरा फ्लेक्सिबल था, मतलब समय के साथ जो भी एकदम फिक्स रूल्स नहीं थे कि टाइमिंग जो है आपको इस टाइमिंग से जिस तरह से आज स्कूल्स जो होती है हमारी फिक्स होती है टाइमिंग, कि इस टाइम पीरियड में आपको एंटर करना है और इसी टाइम पीरियड में आपका एजुकेशन जो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वो सिस्टम जो थी अर्लियर जो थी उस समय वो फ्लेक्सिबल था, समय के अकॉर्डिंग जब जिसका नीड होता था, टीचर्स को जब चाहिए प्रॉब्लम होती थी तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइमिंग जो था वो उस तरह से फ्लेक्सिबल रखते थे, फिक्स अलग कोई फिक्स नहीं था। फ्यू थिंग्स दैट वॉज एसोसिएटेड विद स्कूल्स टुडे उस समय प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। तो जिस तरह से आज हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उस तरह से वहाँ पर भी उस समय कुछ चीज़ें थी प्रेजेंट थी पाठशाला के। जैसे यहाँ पर फीस हम देते तो वहाँ पर भी फीस तो लेना पड़ता था, लेकिन देयर वाज नॉट फिक्स फ़ी। वहाँ पे कोई परमानेंट फिक्स फीस नहीं होता था कि आपको इतना रुपीज़ जो है आपको पेमेंट करना है। सो देयर वाज नो परमानेंट और फिक्स्ड फीस नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स, बुक भी प्रिंटेड नहीं था। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, अलग से कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं बनाया गया। ना ही कोई बच्चे बेंच में थे या चेयर्स थी, ना ब्लैक बोर्ड था, और ना नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस ऑल्सो कि क्लास 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। सारे बच्चे एक साथ बैठते थे। साथ साथ जो रजिस्टर होता है रोल नंबर कॉल आउट करने का वो रजिस्टर नहीं था। एनुअल एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं किया जाता था उसमें। नो रेगुलर टाइम टेबल्स कि पहला पीरियड किसका है, दूसरा पीरियड किसका है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सोचो ये जिस तरह से आज हमारा एक मोस्टली फिक्स होता है प्रेजेंटली जो सिचुएशन है कि हमें परमानेंट हमारा टाइम टेबल्स होता है, बुक्स होती है, सिलेबस हमें पता चलता है, हमारे अपनी क्लासेस होती है, अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग बच्चे अपने अपने क्लासेस में पढ़ते हैं। फिर रोल नंबर अटेंडेंस होता है उनका, फिर एनुअल एग्जामिनेशंस भी होता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें उस समय नहीं था, तो इसी तरह से कहा गया वो फ्लेक्सिबल था। साथ साथ जब कोई इंस्टीट्यूट मतलब कोई सेपरेट बिल्डिंग ही नहीं थे तो वो बच्चे कहाँ पढ़ते थे। इन सम प्लेसेस क्लासेस वे हेल्ड अंडर बनियान ट्री। तो कहीं कहीं देखा गया जहाँ पे ग्राउंड मिल गया, जहाँ पे पेड़ छाया मिल गया, पेड़ों के नीचे बनियान ट्री में ही बच्चों को टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप्स या फिर टेम्पल्स में हो गए, क्योंकि मंदिरों में भी अच्छी खासी जगह होती है, स्पेस होती है, तो वहाँ पे शुरू कर देते पढ़ाना। दुकानों में विलेज शॉप्स होता है, वहाँ पे एरिया मिल जाता तो बच्चों को वहाँ पढ़ा दिया गया। या फिर जो टीचर्स के खुद के घर होते थे बच्चे वहाँ उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए। इस तरह से बच्चे वहाँ पे पढ़ते। तो जिस तरह से कहा कि कोई सेपरेट क्लासेस नहीं होती, तो मतलब वहाँ पे हर क्लास के बच्चे, हर एज के बच्चे एक साथ ही पढ़ते थे। और ये टीचर्स जो है उनको अलग अलग साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो टीचर्स खुद थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो उनको होता था वो बच्चों को बताते थे। इस तरह से बच्चे जो थे ईजिली आराम से समझते, ओरली उनको अंडरस्टैंड, मतलब ये इच्छा होती है पढ़ने की तो बच्चे जो ओरली उस नॉलेज को गेन करते थे। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, फीस जो होता था वो डिपेंड करता था कि पेरेंट्स कितने पैसे वाले हैं, गरीब है, तो डिपेंड करता था इनकम ऑफ द पेरेंट्स के ऊपर। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, तो जो पैसे वाले थे वो ज़्यादा पेमेंट कर देते थे गरीबों से। द टीचिंग वॉज ओरल, तो जो टीचिंग सिस्टम था वो ओरल था, क्योंकि वहाँ पे उसमें कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी। द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, तो गुरु डिसाइड करता था, टीचर्स डिसाइड करते थे कि बच्चों को क्या सिखाना है, उनके लिए फ़ायदा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही टीचर्स उनको टीच करते थे। स्टूडेंट्स वे आर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, जैसे मैंने कहा कि बच्चे जो है अलग अलग क्लासरूम्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेक्शंस क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता था। दे ऑल सिट टुगेदर, वो सभी बच्चे एक साथ बैठते थे एक ही जगह में। और गुरु जो थे, जो टीचर्स थे, द गुरु इंटरैक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस, तो गुरु क्या करते थे, टीचर्स क्या करते थे, अलग अलग बच्चों को जो पता था उनको कि ये बच्चे छोटे हैं, उनको क्या पढ़ाना है, किस तरह से उनको समझाना है, क्या टॉपिक देना है, तो वो डिपेंड करता था गुरु के ऊपर, और वो गुरु उनको उसी तरह से उनको इंटरैक्ट करते थे उस ग्रुप के थ्रू, और उन्हें डिफरेंट लर्निंग अलग अलग बताते थे। तो इस तरह से एक साथ एक जगह में बैठ के सारे बच्चे पढ़ाई कर सकते थे विदाउट एनी इंस्टीट्यूशंस, कोई स्कूल बिल्डिंग्स नहीं, कोई क्लासरूम्स नहीं, कोई चेयर्स टेबल्स नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई बुक्स नहीं उसके, ये सब फिर भी बच्चे पढ़ते थे। सो एडम्स डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स।
एडम्स को जब उसने ये सब चीज़ें पता किया तो उसने ये भी देखा जो फ्लेक्सिबल सिस्टम थी, क्योंकि वो नीड थी उस लोकल जहाँ पे बच्चे रहते हैं उसकी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल सिस्टम को बनाया गया, उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया गया। फॉर इंस्टेंस जो क्लासेस थी ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, क्योंकि जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटना होता है, तो बच्चे भी दे टुक पार्ट इन दैट। तो हार्वेस्टिंग में उस समय बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ जो है खेतों में काम करते थे, फील्ड में। तो इसी तरह से उस समय जो था क्लासेस जो था वो ऑफ रहता था। तो व्हेन ड्यूरिंग चिल्ड्रंस वे ऑफन वर्क इन द फील्ड, क्योंकि बच्चे भी फील्ड में काम करते थे, तो उस समय क्लासेस ऑफ रहता था उनका। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैज़ बीन कट एंड सॉर्टेड। फिर जब ये पूरा का पूरा क्रॉप्स जो है कट हो जाता था और उससे आराम से उससे ग्रेन्स निकाल लिया जाता था, क्रॉप्स को अलग कर दिया जाता था, सॉर्ट आउट अलग अलग करके, तब वापस से क्लास वापस रिज्यूम शुरू हो जाता था। तो इसी तरह से ये डिपेंड करता था कि हार्वेस्टिंग में बंद कर दिया, जब पूरा काम फिनिश हो गया क्रॉप्स का, तब वापस से टीचिंग शुरुआत कर दी गई, पाठशाला फिर से शुरू कर दिया गया। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रंस हेल्प इन फार्मिंग। तो इसका मतलब था कि चिल्ड्रंस जो थे उस समय अपने पेरेंट्स को फार्मिंग में हेल्प करते थे, तो ये पढ़ाई भी करते थे और साथ साथ पेरेंट्स की हेल्प भी करते थे। अगेन ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस प्रीपोजिशंस दैट मेड लैंग्वेज स्प्रैंग फ्रॉम अ कॉमन सोर्सेज। साथ साथ ये देखा गया कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड किया था 1784 में, इसमें सबसे अच्छा काम क्या किया इस सोसाइटीज़ में जो पढ़ाने के लिए उन्होंने, कि फेमस प्रपोजिशन जो था, लैंग्वेज जो थी, ये अलग यूज़ करके कॉमन सोर्सेज जो यूजली कॉमनली यूज़ किया जाता है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया ताकि वो लैंग्वेज ईजी हो जाए, बच्चों को समझ में आए उसके अकॉर्डिंग। द एशियाटिक सोसाइटी हैड द सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उस समय तो एशियाटिक सोसाइटी जो उन्होंने ये डेवलप किया था एक लैंग्वेज को लेके, प्रीपोजिशंस को लेके, तो इनको सपोर्ट करने के लिए किसने इनकरेज किया, किसने सपोर्ट किया? उस समय जो वारेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये कब से कब तक 1772 से 1785 तक ही वर्कड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग। तो इन्होंने सपोर्ट किया था और इनकरेज किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। थ्रो दो ही डिक्लाइन इट्स प्रेसिडेंसीज, लेकिन जो देखा गया धीरे धीरे जो इसकी प्रेसिडेंसी, इसको पावर्स थी, जो इम्पोर्टेंस थी इसकी, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। अंटिल जॉन्स डेथ इट वॉज द व्हीकल फॉर हिज आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू कल्चर्स एंड लर्निंग एंड अबाउट द वाइटल रोल्स ऑफ संस्कृत इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्यन लैंग्वेजेस। इंडिया वे फर्स्ट एडमिटेड एज मेंबर in 1892 में। तो साथ साथ देखा गया कि जो जॉन्स थे उनकी डेथ के बाद, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉलेज जो थे वहाँ पर, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे जो थे उनके मेंबर्स थे। उनके डेथ के बाद जो देखा गया इम्पोर्टेंस थी आइडियाज ऑफ हिंदू कल्चर्स एंड लर्निंग, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें कमी आने लगी। एंड अबाउट द वाइटल रोल ऑफ संस्कृत इन द डेवलपमेंट्स ऑफ आर्यन लैंग्वेजेस के अंदर। और इंडिया वॉज फर्स्ट एडमिटेड एज मेंबर्स, और इंडिया देखा गया तो पहली बार ही बिकम द मेंबर इन 1829। नाउ इट्स हेडक्वार्टर वे इन कोलकाता। तो ये बनने के बाद इसकी हेडक्वार्टर्स बनाया गया कोलकाता में। द सोसाइटी ओन्स एन आर्ट कलेक्शंस दैट इंक्लूडेड। तो जब इस चीज़ों में डेवलपमेंट होने लगा एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर सब कुछ, तो जो सोसाइटीज़ थी उनके पास खुद का अपना एक आर्ट कलेक्शंस था। उसके अंदर पेंटिंग्स, किसकी पेंटिंग्स थी? तो फेमस पेंटर्स थे पीटर पॉल्स रूबेंस एंड जोसेफ रेनॉल्ड। तो ये सारे पेंटिंग्स जो थे उस सोसाइटीज़ के अंदर थी, वो कलेक्शन था उनका। फिर साथ में सोसाइटीज़ लाइब्रेरी जो थी बनाई गई थी ताकि वो वहाँ पे लोगों को एजुकेशन सिस्टम दे सके मॉडर्न। तो यहाँ पे इसमें कंटेंट किया गया दैट वाज मोर देन 1 लाख जनरल वॉल्यूम्स थी। संस्कृत सेक्शंस की भी रखी गई थी, 27,000 बुक्स रखी गई थी। फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थी, क्योंकि इससे पहले जो था, जहाँ पे पहले प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था तो लोग हाथों से बुक्स लिखते थे,
तो उसमें से मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखी हुई किताबें वो भी रखी गई थी उस लाइब्रेरी में। प्रिंट था, कॉइन्स भी रखा गया, इंग्रेविंग्स जो भी पहले उसमें कॉइन्स में इंग्रेव करके खुद से उसमें कोई जैसे किंग्स थे, ब्रिटिशर्स के पहले मुगल्स थे, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत थे, उससे पहले जो रूलर्स थे अलग अलग, जो भी कॉइन्स मिला और उस कॉइन में इनग्रेव मतलब कॉइन्स के अंदर उसकी खुद की, उस गवर्नमेंट की, उस किंग की कुछ ना कुछ सिम्बल्स बनी हुई इस तरह से। सो द जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज पब्लिश्ड रेगुलरली। और इसी तरह से इस सोसाइटीज़ में जितना सा डेवलप्ड हुआ, जो भी काम किया, ये हमेशा पब्लिश करके लोगों को बताना कि हम लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया, हमारे पास कितने सारे काम से, हमने क्या क्या चीज़ें इवेंट किया है। इस तरह से उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की जर्नल्स के थ्रू। फिर जोनाथन डिकन्स जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे जोनाथन्स ने फ्रॉम 27 दिसंबर 1795 में अनटिल हिज डेथ, उनकी डेथ से जब तक उनका डेथ नहीं हुआ तब तक इन्होंने भी ही बिगम हिज कैरियर इन इंडिया, इन्होंने भी अपनी कैरियर जो था देखा गया इंडिया में शुरुआत किया था 1772 से। एंड इन 1788 में वॉज अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट एंड रेसिडेंट एट बनारस, तो उन्होंने एज अ सुपरिटेंडेंट ही वर्कड। और बनारस में जो थी, ये बनारस होगा, ठीक है, ये बनारस है, इन्हें बनारस में ऐसा उनको रेसिडेंट दिया गया रहने के लिए बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्हें अपॉइंट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेयर ही हेल्प स्टैम्प आउट द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड्स। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी जो ख़राब हो जाएंगे उनको वो उसमें से हटा के बचा के उसे प्रिजर्व रखने का काम करते थे। इन 1795 ही बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड हेल्ड द पोस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टाइम और लाइफ, जब तक वो डेथ नहीं हुए। तो फिर बाद में उसके बाद उन्हें एज अ गवर्नर बना दिया गया बॉम्बे का, और वो कब तक रहे एज अ गवर्नर? जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, ठीक है ना। तो जोनाथन एज अ गवर्नर बने, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी जैसे कैरियर शुरुआत किया, फिर उनको 1788 में एज अ सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, उनको रेसिडेंट दिया गया बनारस में, इनको अपॉइंट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर उनका काम था दैट द स्टैम्प्स जो भी प्रैक्टिस में थी जो खराब, उनको सेपरेट करके उसको प्रिजर्व करना। फिर बाद में ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ बिकम द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड ही कंटेन दैट पोस्ट, और इन्होंने इस पोस्ट को अपने लाइफ टाइम तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक उस पोस्ट के में बने रहे। इन 1791 ही स्टार्टेड द संस्कृत कॉलेज इन बनारस। उसके बाद इन्होंने संस्कृत कॉलेज में शुरुआत की, बनाया फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, ताकि लोग जो स्टडी करें, पढ़ाई करें अपनी अकॉर्डिंग जो उनको इच्छा है पढ़ने की, संस्कृत है तो संस्कृत हिंदू लॉज एंड फिलोसफीज के लिए। इन 1958 द संस्कृत कॉलेज बिकम अ यूनिवर्सिटी एंड इन, तो देखा गया धीरे धीरे जो संस्कृत कॉलेज थी, शुरुआत तो उन्होंने डेवलप किया था, स्टार्टअप किया था एज अ कॉलेज, फिर बाद में वो क्या बन गया? यूनिवर्सिटी बन गई। तो ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी मतलब एक धीरे धीरे डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। फिर 1974 में द नेम वॉज चेंज्ड, तो ये जो हिंदू कॉलेज थी उससे वो नाम क्या चेंज किया? टू संपूर्णाम संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, संस्कृत कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी बनी तो उनका नाम दे दिया गया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह से उनके नेम्स भी चेंज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये था रिपोर्ट, किसका हमने डिस्कस किया था? द रिपोर्ट विच हैज़ बीन डन बाय दैट इंग्लिश, एंड जिन्होंने उनको दिया गया था सबमिट करने। तो उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग फाइंड किया था कि यहाँ पे जो इंडियंस की जो लोकल स्कूल्स थी वहाँ पे कितने सारे पाठशाला थे, फिर उसमें मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनके अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल्स था। तो इसी तरह से ये रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट की दैट वाज अगेन, तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम किस तरह से होती है, फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने फिर एशियाटिक इंडियन सोसाइटी फॉर्म किया गया, डेवलप किया गया लैंग्वेज को लेके, प्रीपोजिशन में, फिर उसमें धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट किया गया। तो ये चीज़ें सिर्फ हम देखा जाए कि मोस्टली उन्होंने साथ में बहुत सारे और भी थे,
तो जिस जोनाथन ने भी उन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटीज़ हिंदू कॉलेज डेवलप किया, फिर बाद में उस हिंदू कॉलेज से वो यूनिवर्सिटीज़ बन गई। ठीक है, तो हम लोग का अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक्स जो है एंग्लिसिस्ट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, ठीक, थैंक यू।